मेरा ये मानना है कि अगर हमें हिंदुस्तान के फोक फॉर्म्स को समझना है तो हमें हिंदी कैलेंडर को समझना भी पड़ेगा, क्योंकि हिंदी कैलेंडर के जो सीजन्स हैं उन सीजन से काफी हद तक इंस्पायर्ड हैं ये फोक फॉर्म्स। अब हिंदी कैलेंडर मार्च अप्रैल टू मार्च अप्रैल जाता है, अलग अलग महीने होते हैं, वैशाख, चैत्र, आषाढ़, मार्गशीर्ष वगैरह वगैरह वगैरह। क्या है कि ये फोक फॉर्म्स उस सीजन में ज्यादा अच्छे लगते हैं, ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। सीजन जाने के बाद जैसे आम खाने का मजा नहीं है, वैसे ही जिस सीजन में जो फोक फॉर्म परफॉर्म किया जाता है उस सीजन के जाने के बाद उतना मजा नहीं आता। और इसी वजह से आज हम एक और सीजनल फोक फॉर्म की बात करने वाले हैं, जिसे कहते हैं वीरगासे। वीरगासे एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है और इंडिया के साउथ में कर्नाटका इसका बर्थ प्लेस माना जाता है। अगर ये कहें कि दक्षिण भारत ने देश की संस्कृति को, धरोहर को उसके मूल रूप में आज भी सुरक्षित रखा है तो कोई गलत बात नहीं होगी। अपने फोक फॉर्म्स के जरिए माइथोलॉजी को जिंदा रखना इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। वीरगासे की परफॉर्मेंस का बेस भी यही माइथोलॉजिकल स्टोरीज है। इस फोक डांस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ये डांस केवल वीरशैव या लिंगायत कम्युनिटी के जंगमा लोग करते हैं, जिन्हें महेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि इस फोक डांस को एक पवित्र डांस माना जाता है, इसीलिए परफॉर्मेंस के दौरान रुद्राक्ष, चूड़ियां वगैरह वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। विभूति रमाकर और सांप जैसा भेष बनाकर भगवान वीरभद्र सा रूप लेकर उनकी तलवार और वुडन प्लाक के साथ डांस किया जाता है। वीरभद्र भगवान शिव का ही एक रूप है और वीरगासे ने इंडियन सोसाइटी की प्रोग्रेसिवनेस में काफी हद तक कंट्रीब्यूशन दिया है अपना। देखिए ना, पहले इसे परफॉर्म करने का राइट सिर्फ मर्दों के पास था, लेकिन समय बदला और वीरगासे अब महिलाएं भी परफॉर्म करती हैं। हाँ, लेकिन रिलीजियस सेरेमनीज में यह अधिकार सिर्फ पुरुषों का है। अब औरतें परफॉर्म करें चाहे मर्द, मजे की बात यह है घुंघरू दोनों को ही पहनने होते हैं। और मेकअप ऐसा होता है कि मेकअप के पीछे का चेहरा आप पहचान नहीं सकते। इस फोक डांस परफॉर्मेंस के लिए जो कहानी सबसे ज्यादा सुनी जाती है वो है दक्ष यज्ञ। कहानी शुरू होती है सती के प्रेम से। वो महादेव से विवाह करने के लिए तपस्या करती हैं और उधर उनके पिता दक्ष शिव को उनके रहने सहने के तरीके की वजह से पसंद नहीं करते। वो नहीं चाहते कि ये विवाह हो, लेकिन सती अपने पिता के खिलाफ विवाह करके शिव को पति रूप में प्राप्त कर लेती है। और यहीं से दक्ष के मन में शिव के लिए ग्रजेस और बढ़ने लगते हैं। फिर आग में घी का काम किया ब्रह्मा जी के यज्ञ आयोजन ने, जहां दक्ष के पहुंचने पर सभी लोग उनके सम्मान में खड़े हुए। केवल ब्रह्मा जी, जो कि खुद उनके पिता थे, वो नहीं खड़े हुए, शिव जी और सती। बस फिर क्या था, दक्ष ने भी महायज्ञ रखा और उसमें पर्पसफुली शिव जी को नहीं बुलाया। और फिर यहां से सती के सती होने की कहानी सभी को पता है। अच्छा, दक्ष यज्ञ की ये कहानी थोड़ी अलग है। कहते हैं प्रजापति दक्ष ने अपनी बेटियों का विवाह एक से बढ़कर एक देवताओं से किया था। किसी का देवराज इंद्र से, किसी का सूर्य से और किसी का चंद्रमा से। और सबसे छोटी दाक्षायणी के विवाह के लिए स्वयं शिव को तपस्या करके प्रसन्न किया था। कुछ समय बीतने के बाद दक्ष ने नारद मुनि को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं मेरे सारे सन इन लॉज यानी दामाद इकट्ठे होकर मुझे आगे के लिए सलाह दें। नारद जी ने कहा, आप एक यज्ञ क्यों नहीं करते? भाई वहां तो सभी आएंगे। दक्ष ने कहा कि सूर्य, चंद्र, इंद्र और यहां तक कि स्वयं शिव भी मेरे दामाद हैं। यहां पर नारद जी को लग गया कि दक्ष में ईगो आ गया है। नारद जी ने यह समाचार सीधे भगवान शिव तक पहुंचाया और जब दक्ष महादेव को निमंत्रण देने कैलाश पर पहुंचे तो नंदी ने उन्हें वहीं रोक दिया। कहा कि भगवान की मीटिंग चल रही है देवताओं के साथ, आप अभी ना जाएं। दक्ष को बुरा लगा। उन्होंने कहा कि भाई वो मेरे दामाद हैं, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? नंदी की बात को इग्नोर करके दक्ष जब सभा में पहुंचे तो देखा सभी देवी देवता उनके सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव तपस्या में लीन थे।
और इस वजह से वो नहीं खड़े हुए। इस घटना से दक्ष को बहुत चोट लगी और बाहर आकर उन्होंने नंदी से कहा कि अपने स्वामी से कह देना, मैं इतना बड़ा यज्ञ करने जा रहा हूं कि वो शिव को भी समाप्त कर सकता है। और इसके अनुसार यज्ञ इतना प्रचंड था कि कैलाश पर बैठे शिव तक उसकी लपटें पहुंच रही थी और भगवान शिव को पसीना आने लगा। ये देख दाक्षायणी ने कहा कि इस यज्ञ की लपटें आप तक कैसे पहुंच रही हैं? फिर उनको याद आता है कि उनके पिताजी एक यज्ञ कर रहे हैं जिसको रोका जाना बहुत जरूरी है, और क्योंकि मैं उनकी बेटी हूं तो मैं उसे रोक पाऊंगी। साथ ही वो ये भी जानती थी कि जब तक दक्ष पूर्ण आहुति नहीं दे देंगे तब तक शांत नहीं होंगे। शिवजी ने अपनी पत्नी को समझाया कि ना जाओ, लेकिन वो गईं और सभा में जाने के बाद उन्होंने देखा कि किसी ने उनका स्वागत ही नहीं किया। बस उन्होंने यज्ञ कुंड की 3 प्रदक्षिणा की और कुंड में कूद गई और कुंड की अग्नि और तीव्र हो गई। जब भगवान शिव को नंदी ने यह समाचार दिया तो वो अपनी मृत पत्नी को कैलाश लेकर आए और उन्हें पार्वती नाम दिया। उस यज्ञ की याद से शिवजी को इतनी परेशानी होती है कि वो अपनी जटाएं खोल देते हैं, जिससे चंडी, चामुंडी और दुर्गा का जन्म होता है, जिसे वो दक्ष का यज्ञ नष्ट करने की आज्ञा देते हैं। और जब वो वहां से असफल होकर लौटती हैं तो शिवजी उन्हें श्राप देते हैं। और फिर जैसे ही उन्होंने अपना पैर कैलाश की धरती पर रखा तो वीरभद्र का जन्म हुआ और उन्होंने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। और उन्हीं वीरभद्र की गाथा को वीरगासे कहते हैं। बाय द वे, इस फोक डांस में जो लीड सिंगर होता है वो दक्ष यज्ञ की कहानी सुनाता है। इस फोक स्टाइल में पार्टिसिपेंट्स हमेशा इवन नंबर में ही होते हैं, जैसे 2, 4 या 6, और फिर माइथोलॉजिकल स्टोरीज को डांस और प्ले के रूप में परफॉर्म करते हैं। संबल और डिम्मू नाम के ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ झांझ, शहनाई, कराड़ी और चामला जैसे और भी कई इंस्ट्रूमेंट्स इस लोक कला का हिस्सा हैं। अच्छा, जो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं वो अनुष्ठान के हिस्से के रूप में अपने मुंह को सुई से छेदते हैं। सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगता होगा, लेकिन भारत ऐसी ही अनूठी परंपराओं का देश है। इतना कुछ जानने के बाद भी अगर आपका मन है कि इस बार इस फोक परफॉर्मेंस को देखना चाहिए तो आप वर्ल्ड फेमस मैसूर दशहरा में इसकी झलक देख सकते हैं। मैसूर दशहरा फेस्टिवल के लिए वीरगासे लोक नृत्य के पार्टिसिपेंट्स हफ्तों पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं और कुछ परिवार तो इस फोक डांस को फैमिली ट्रेडिशन की तरह पीढ़ियों से फॉलो कर रहे हैं। तो ये था आज का द फीवर फोक प्रोजेक्ट का एपिसोड। मैं पीयूष हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि आप धीरे धीरे करके मेरे साथ इस जर्नी में चल रहे हैं और समझ रहे हैं हिंदुस्तान के फोक फॉर्म्स को। आज हमने बात की वीरगासे की। ऐसे ही अगले एपिसोड में एक और फोक फॉर्म किसी एक और प्रांत से लेकर आएंगे और उसकी बात करेंगे। अगर आपको इस शो से जुड़ा कोई भी फीडबैक, सजेशन, ओपिनियन, एडवाइस हमें देना है तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइए। माई हैंडल इज राइट हियर @RJ पीयूष सिंह। और हाँ, आप इस शो को फीव FM नेटवर्क के सारे रेडियो स्टेशंस पर सुन भी सकते हैं। So till next folk form and next episode, take good care of yourself.